नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपसे भारत के भूगोल के बारे में, जिसमें अभी तक हमने जो पिछले टॉपिक को ख़त्म किया है उसका नाम था भारत की वनस्पतियाँ। ठीक है, आज हम बात करते हैं आपसे मृदा के बारे में, यानी सॉइल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, जो मृदा शब्द है उसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के सॉइल शब्द से हुई है, और जो सॉइल शब्द है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। ठीक है, इसके बाद अगर दोस्तों हम देखें कि मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, इससे पहले अगर हम बताएं कि मृदा आपकी होती क्या है, तो मृदा का मतलब होता है कि चट्टान का वह टुकड़ा जिसमें उपजाऊपन हो, ठीक है, वो आपका मृदा कहलाता है। और इसका निर्माण कैसे होता है, ये सभी चीज़ें निर्भर करती हैं मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों पर। जैसे कि है पैतृक सेल, यानी कि वह चट्टान, यानी चट्टान कैसी है, आग्नेय है, अवसादी है या रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, इसके बाद जलवायु। जलवायु कहने का मतलब है यहाँ पे कि टेम्परेचर कैसा है और वहाँ पर रेनफॉल कैसा पाया जाता है। इसके बाद है वनस्पतियाँ। तो वनस्पतियाँ कहने का मतलब है कि वहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं या घास पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है भूमिगत जल। भूमिगत जल का मतलब है अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि किसी भी क्षेत्र का वाटर लेवल कितना है, अत्यधिक ऊपर है या अत्यधिक नीचे है। इसके बाद है वहाँ पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव। ठीक है, क्योंकि मृदा के उपजाऊपन होने में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो सूक्ष्म जीवों का ही होता है। जहाँ पर सूक्ष्म जीवों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ की उपजाऊ जो है वो अत्यधिक, यानी कि वहाँ की जो मिट्टी होगी वो अत्यधिक उपजाऊ होगी। इस चित्र में भी वही सारी चीज़ें दिखाई गई हैं आपको। पारेंटियल मटेरियल, यानी कि जो पैतृक सेल है वो कौन सी है। इसके बाद क्लाइमेट, यानी जलवायु कैसी है वहाँ पे। इसके बाद टोपोग्राफी क्या है, यानी कि पर्वत पठार मैदान क्या है वहाँ पर। इसके बाद टाइम, समय अत्यधिक प्रभावित करता है, यानी कि पुरानी मृदा है या नई मृदा है। इसके बाद है आपके सूक्ष्म जीव यानी ऑर्गेनिज्म, ये सभी मिलकर के मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले पैतृक सेल की। ठीक है, तो दोस्तों मिट्टी के निर्माण में पैतृक सेलों का मुख्य योगदान होता है। यह मिट्टी के एक बड़े भाग का निर्माण करती है। पैतृक सेलों का निर्माण चट्टानों के अपक्षय क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। पैतृक सेल से आधारभूत खनिज और पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद है जलवायु। जलवायु में तापमान और वर्षण को शामिल किया जाता है। अधिक तापमान में मिट्टी की रासायनिक क्रिया तेज हो जाती है, यानी कि जिस क्षेत्र में तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पर रासायनिक क्रिया तेज हो जाती है, जबकि कम तापमान में मिट्टी की रासायनिक क्रिया कम हो जाती है, अर्थात मिट्टी का विकास बाधित हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि मिट्टी के निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान का होना अत्यधिक आवश्यक है ताकि रासायनिक क्रिया हो सके। मिट्टी में सूक्ष्म जीव अर्थात जीवाणु और कवक पाए जाते हैं, यानी मिट्टी में सूक्ष्म जीव भी होते हैं अर्थात जीवाणु और कवक पाए जाते हैं। तापमान के बहुत अधिक अथवा बहुत कम होने की स्थिति में सूक्ष्म जैविक क्रिया प्रभावित होती है। ठीक है, सम तापमान होने पर सूक्ष्म जैविक क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं, यानी कि जैविक क्रियाएं होने के लिए ना तो अधिक तापमान होना चाहिए ना अत्यधिक कम होना चाहिए, तापमान सम होना चाहिए। किसी क्षेत्र में जब मूसलाधार बारिश होती है तो निच्छालन क्रिया प्रभावित हो जाती है। ठीक है, निच्छालन यानी कि इसे लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। निच्छालन, जहाँ अधिक वर्षा होती है
वहाँ की मिट्टी के खनिज पदार्थ तथा पोषक तत्व रिस रिस कर निचले स्तर में पहुँच जाते हैं। इसे हम निच्छालन क्रिया कहते हैं। तो निच्छालन क्रिया का मतलब आप समझ गए कि मान लीजिए ये कोई मिट्टी का टुकड़ा है, यहाँ पर लगातार अगर बारिश होगी तो इसके ऊपरी भाग में जो खनिज पदार्थ हैं या पोषक तत्व हैं वो रिस करके नीचे वाले स्तर पर चले जाएंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं? निच्छालन क्रिया कहते हैं। निच्छालन क्रिया से मिट्टी के खनिज पदार्थ निचले सिरे में चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप ऊपर की परत अनउर्वरक हो जाती है, यानी कि अनउपजाऊ हो जाती है, अर्थात उर्वरक क्षमता घट जाती है, काफ़ी घट जाती है। उदाहरण के लिए निच्छालन क्रिया के द्वारा केरल में लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर निच्छालन क्रिया ज़्यादा होती है यानी लीचिंग प्रोसेस ज़्यादा होती है वहाँ पर लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लैटेराइट एक निच्छालित मिट्टी है। लैटेराइट मिट्टी खाद्यान्नों के लिए उपयुक्त नहीं है। खाद्यान्न मतलब जैसे गेहूँ, चावल, इस प्रकार के खाद्यान्नों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए केरल में पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी, नारियल, रबर, मसालों आदि की खेती अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि लैटेराइट मिट्टी में किसकी खेती ज़्यादा होती है? तो चाय, कॉफ़ी, नारियल, रबर, मसालों आदि की खेती अधिक मात्रा में होती है। शुष्क क्षेत्रों में वाष्पीकरण क्रिया अधिक होती है। ठीक है, यहाँ तक मतलब अभी तो जो बताया आपको, जो निच्छालन क्रिया है वहाँ पर ज़्यादा होगी जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन जहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है यानी शुष्क क्षेत्रों में, यानी जहाँ पर वर्षा कम होती है, तो शुष्क क्षेत्रों में वाष्पीकरण क्रिया अधिक होती है। वाष्पीकरण क्रिया अधिक होने से भूमिगत जल में केशिका क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अब आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है कि जहाँ पर जो वर्षा है वो ज़्यादा होती है वहाँ पर निच्छालन क्रिया होती है। ठीक है, और जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर केशिका क्रिया होती है। ठीक है, प्रारंभ हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, चूँकि राजस्थान एक शुष्क क्षेत्र है, में भूमि की ऊपरी परत में चूना अर्थात कैल्शियम जैसी परत बिछ जाती है। ठीक है, यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि निच्छालन क्रिया में रिस रिस करके खनिज पदार्थ जो हैं वो नीचे चले जाते हैं, लेकिन जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर चूना और कैल्शियम जैसे परत ऊपर आ जाते हैं, जिससे मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है। ठीक है, यानी जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर भी अनउपजाऊ मिट्टी हो जाती है और जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर भी अनउपजाऊ हो जाती है। इस प्रकार अधिक वर्षा तथा अधिक तापमान के कारण जलवायु मिट्टी को प्रभावित करती है। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाला जो तीसरा फैक्टर है वो है आपकी वनस्पति। वनस्पति मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा का निर्धारण करती है, यानी जो वनस्पति है वो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा का निर्धारण करती है। ह्यूमस मतलब सूक्ष्म जीवों का निर्धारण करती है। ठीक है, मृदा में विद्यमान विघटित जैविक पदार्थ जिसकी उत्पत्ति वनस्पतियों तथा जीव जंतु के सड़ने गलने से होती है, इस प्रकार की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। यानी कि जहाँ पर वनस्पति और जंतुओं की मात्रा अधिक होगी वहाँ पे उनकी मृत्यु के बाद वो सड़ेंगे गलेंगे भी ज़्यादा, इसलिए वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा भी अधिक होगी। उदाहरण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पतियों के कारण ही यहाँ मिट्टी में अधिक ह्यूमस पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा ह्यूमस कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, और जहाँ पर दोस्तों ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर मिट्टी उपजाऊ अधिक होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है भूमिगत जल। जल मृदा का एक मुख्य घटक है। दोस्तों जल का तो आपको पता ही है कि वो केवल मृदा का ही नहीं
प्रत्येक जीव के लिए जल एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मृदा का भी एक मुख्य जल घटक है जल। जल की मात्रा का प्रभाव मृदा की उर्वरता पर भी पड़ता है। जल की मात्रा से मिट्टी के रासायनिक तत्व भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसके बाद है मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाला अगला तत्व सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मृदा में वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेषों को सड़ा गलाकर अर्थात वियोजित कर खनिजों एवं जैविक पदार्थों को अलग करते हैं और मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण करते हैं। यानी कि वनस्पतियों और जीवों की मृत्यु के बाद इनको सड़ाने और गलाने का काम जो करते हैं वो सूक्ष्म जीव ही करते हैं, जिससे क्या होता है, ह्यूमस का निर्माण होता है। तो जहाँ पर सूक्ष्म जीव ज़्यादा होंगे वो वनस्पति और जीवों को अधिक मात्रा में सड़ाएंगे गलाएंगे, जिससे ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी और वहाँ की मिट्टी क्या होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी। ठीक है, इसीलिए दोस्तों आज के समय में कहा जाता है कि हमें रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है, और जब सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाएगी तो वनस्पतियों और जीवों को सड़ा गला नहीं पाएंगे, और नहीं पाएंगे तो ह्यूमस का निर्माण नहीं होगा, और ह्यूमस का निर्माण नहीं होगा तो मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों मृदा का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ सॉइल। यानी कि मृदा जो होती है वो किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो मृदा के जो मुख्य रूप से 5 तत्वों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो वो कौन कौन से तत्व हैं? पहला आपका है खनिज पदार्थ यानी मिनरल मटेरियल। इसमें 40 से 45% आपके खनिज पदार्थ होते हैं। इसके बाद ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ, तो ये 5 से 10% होते हैं। मृदा में जल जो होता है वो 25% होता है, और मृदा में जो वायु होती है वो भी 25% होती है। सूक्ष्म जीव, कवक और जीवाणु भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मृदा में क्या होता है, तो खनिज पदार्थ, इसके बाद जल, इसके बाद वायु, इसके बाद आपके ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ, और सबसे कम मात्रा में आपके सूक्ष्म जीव ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस चित्र में भी दोस्तों कंपोजिशन ऑफ सॉइल दिखाया गया है। मिनरल 45%, ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि आपके जो सूक्ष्म जीव वगैरह हैं वो आपका 5% के आसपास, 5 से 10%, एयर आपकी 25% और वाटर आपका 25% होता है। इस चित्र में भी यही चीज़ दिखाई गई है आपको, एयर 25%, वाटर 25%, मिनरल पार्टिकल्स 45%, और जो आपका ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट होता है यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव 10%, रूट्स यानी जड़ें 10%, और ह्यूमस आपका 80%। ठीक है, यानी इस 5% को अगर 100% में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ऑर्गेनिक मैटर ये 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस है, और इसके बाद ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, और रूट्स आपके 10% यानी 10% आ जाते हैं। ठीक है, ह्यूमस मृदा में वनस्पतियों और जीवों के सड़े गले अवशेषों को या जैविक पदार्थों को ह्यूमस कहा जाता है। तो अब आप समझ गए कि ह्यूमस क्या होता है। तो वनस्पति और जीवों के जो सड़े गले अवशेष या जैविक पदार्थ हैं वही ह्यूमस कहलाते हैं। ह्यूमस निर्माण में कवक और जीवाणु की भूमिका होती है, क्योंकि अभी आपको बताया हमने ऊपर कि जहाँ पर कवक और जीवाणु यानी सूक्ष्म जीव ज़्यादा होंगे वो क्या करेंगे, इन वनस्पतियों और जीवों को सड़ाएंगे गलाएंगे अत्यधिक मात्रा में, जिससे अत्यधिक मात्रा में ह्यूमस का निर्माण होगा। इसके बाद है मृदा परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? किसी मृदा की सतह से लेकर
उसकी मूल चट्टान तक के मृदा स्तरों का एक ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत खंड मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। ठीक है, इसे आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, आगे जब आप चित्र देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। मृदा परिच्छेदिका में मुख्य रूप से 4 संस्तर होते हैं। यहाँ पे दोस्तों 4 नहीं, आप 5 कर लेना। मृदा परिच्छेदिका में मुख्य रूप से 5 संस्तर होते हैं। ठीक है, और 5 संस्तर में जो सबसे ऊपरी परत होती है वह अधिक उपजाऊ होती है। पौधों की जड़ें पहली संस्तर में ही फैली होती हैं। अब यहाँ पे आप इस चित्र प्रोफाइल को देख सकते हैं। परिभाषा में हमने देखा कि मृदा की ऊपरी परत से उसकी मूल चट्टान तक लंबवत रूप से जो खंडों में विभाजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ठीक है, और इस मृदा परिच्छेदिका में सबसे पहले जो होता है ऑर्गेनिक लेयर यानी कि जैविक स्तर होता है आपका, और सबसे ज़्यादा उपजाऊ आपका यही होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्तर है टॉप सॉइल, तीसरा स्तर है आपका बी यानी सब सॉइल, और इसके बाद सी है आपका पेरेंट्स मटेरियल यानी पैतृक आपका यही है, और आर जो होता है आपका उसे हम कहते हैं बेड रॉक। ठीक है, तो इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो सबसे जो पतली परत है वो आपकी ऑर्गेनिक ही है, और सबसे जो बड़ी लेयर है आपकी वो आपकी सब सॉइल की है। ठीक है, यानी उप मिट्टी की आपकी होती है। ठीक है, सबसे नीचे आपकी आर यानी कि बेड रॉक होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं अम्लीय और क्षारीय मृदा का महत्व क्या मतलब है। तो मृदा अभिक्रिया मिट्टी के अम्लीय और क्षारीय गुण पर निर्भर करती है। मिट्टी अम्लीय भी हो सकती है और क्षारीय भी हो सकती है, जाहिर सी बात है, दोनों हो सकती है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों यानी H+ की मात्रा अधिक होगी तो मिट्टी अम्लीय होगी, यानी जिस मिट्टी में हाइड्रोजन के आयन ज़्यादा होते हैं वो अम्लीय होती है, और यदि मिट्टी में पोटेशियम और सोडियम के ऋणात्मक यानी माइनस की मात्रा अधिक होगी तो मिट्टी क्षारीय होगी। ठीक है, तो ऐसी मृदा जिसमें पोटेशियम और सोडियम के ऋणात्मक तत्व होते हैं वो क्षारीय होती है, और जिसमें हाइड्रोजन आयन यानी प्लस के ज़्यादा अधिक मात्रा होती है वो अम्लीय होती है। ठीक है, मृदा अभिक्रिया को pH मान में मापते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जो pH वैल्यू होती है वो 0 से 14 तक होती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 14 तक होती है। 7 की वैल्यू बीच में आती है। तो अगर pH का मान 7 है यानी ये वाला है तो वो उदासीन मृदा होगी। अगर pH का मान 7 से कम है यानी इस ओर है तो वह अम्लीय मृदा होगी, और pH का मान अगर 7 से अधिक 14 की ओर है तो वो मृदा आपकी कैसी होगी? वो आपकी क्षारीय मृदा होगी। ठीक है, और दोस्तों पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी का pH मान 6 से लेकर 7.5 के मध्य होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी मृदा अच्छी मानी जाती है यानी उपजाऊ मानी जाती है, जिसका जो pH वैल्यू है तो वो 6 से 7.5 के मध्य होती है, ना तो अत्यधिक अम्लीय हो और ना अत्यधिक क्षारीय हो। यदि मिट्टी में अम्लीय है यानी मिट्टी अम्लीय है तो खेतों में चूने का प्रयोग करना चाहिए। यानी मान लीजिए कि किसी मिट्टी में अम्लीयता का गुण ज़्यादा है तो हम चूने का अगर इस्तेमाल करें तो मिट्टी उपजाऊ हो सकती है। और यदि मिट्टी क्षारीय है तो खेतों में जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अम्लीय मृदा को कैसे ठीक किया जा सकता है? चूने का इस्तेमाल करके। क्षारीय मृदा को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है।
ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र, लवणीय मतलब अम्लीय, ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक लवणीय मृदा क्षेत्र या अम्लीय मृदा क्षेत्र गुजरात, और गुजरात के अंदर भी जाएंगे तो कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है। कच्छ क्षेत्र में पाया, बताया था आपको, कच्छ क्षेत्र को वाइट डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, वाइट डेजर्ट, ठीक है, यानी सफ़ेद मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। अम्लीय मृदा में चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है, यानी अम्लीय मृदा जो होती है वो चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर लेटेराइट मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, और लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पर लीचिंग प्रोसेस ज़्यादा होती है आपकी, वहाँ पर अम्लीय मृदा, यानी कि जो लेटेराइट मिट्टी है उसमें अम्लीयता का गुण ज़्यादा होता है, इसलिए वो चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है दोस्तों आज हम यहीं तक बात करते हैं आपसे, क्योंकि वीडियो फिर आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने आपसे बात की कि मृदा क्या होती है, सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये भी हमने आपको बताया। इसके बाद मृदा का संगठन क्या है, तो 5 तत्व हैं मुख्यतः, वो भी आपको बताए। इसके बाद हमने आपको बताया मृदा परिच्छेदिका के बारे में, यानी सॉइल प्रोफाइल के बारे में, जिसमें मुख्यतः 5 परतें होती हैं, O, A, B, C और R, इसके बारे में बताया। इसके बाद अम्लीय और क्षारीय मृदा क्या होती है, ये भी आपको बताया। pH वैल्यू कितने से कितने तक होगी, तो मिट्टी मृदा अम्लीय होगी कि क्षारीय होगी या उदासीन होगी, ये भी आपको बताया। और अम्लीय मृदा है तो किसका इस्तेमाल करके उसे ठीक किया जा सकता है, क्षारीय मृदा है तो उसे किसका इस्तेमाल करके उसे ठीक किया जा सकता है, ये भी आपको बताया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, ये मिट्टी से संबंधित पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। इस पर हम और आगे चर्चा करेंगे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।